गुरुजी, आज हमारे सब्सक्राइबर और आपके शिष्यगण और लगभग पूरा देश आपसे जानना चाहता है श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। मैं पंडित सतीश शर्मा आज अपने शहर जयपुर में हूँ और नरेंद्र मोदी की ही चर्चा देश भर में हो रही है और उनके बारे में जो भी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हम लोग करते रहे हैं आज करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि न केवल सारे सर्वे गलत हो गए, एग्जिट पोल्स, देश के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी 400 पार का नारा अपना लिया और एग्जिट पोल से प्रभावित थे या क्या हुआ, पर एस्ट्रोलॉजर्स को इतना नहीं कहना चाहिए। भविष्यवाणी गलत चली जाए या सही चली जाए अलग बात है, पर एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। यह बात जरूर है कि 400 पार का नारा उससे पहले आ गया और ज्योतिषियों ने भी 400 पार का नारा पकड़ लिया। पर मैंने जब एनालिसिस किया और मैंने भविष्यवाणी जब वीडियो रिकॉर्ड किया और जब प्रकाशित किया तो मैं 400 पार के नारे से बिल्कुल प्रभावित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें भाव में राहु बैठे हैं। आज की तारीख में भी मीन राशि में उनके 5वें भाव से राहु भ्रमण कर रहे हैं और ठीक 4 जून को उनके प्राण दशा राहु की शुरू होगी और कोई ना कोई उत्पात सामने आएगा। हम इन सब का एनालिसिस करेंगे ज्योतिष की पृष्ठभूमि में। मैंने ये तो कहा कि अपने सहयोगी दलों के साथ बहुमत लाकर सरकार बनाएंगे, पर 400 पार के नारे से मैं सहमत नहीं था और न इस बात से सहमत था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसका एक सबसे बड़ा कारण मैंने सोनिया गांधी की जन्मपत्रिका से ही उठाया कि उनकी कर्क लग्न की जन्मपत्रिका है। सोनिया गांधी की जन्मपत्रिका के 8वें भाव में शनि चल रहे हैं, जो सोनिया गांधी जी की जन्मपत्रिका के 10वें भाव पर तीसरी दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से 5वें भाव को देख रहे हैं, जो कि राहुल और प्रियंका गांधी के बारे में बताता है। शनि इस कदर खफा हैं कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे और बीच में कहीं लटका के छोड़ देंगे। तो ये 2 पक्ष हुए। इसमें बीच में केजरीवाल का एपिसोड था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, महत्वाकांक्षी हो गए थे। उधर हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं, जिनमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और दक्षिण से भी 1-2। मुझे उनमें किसी की भी जनपत्रिका में सार नजर नहीं आया और उनके सांसदों की घटबढ़ तो चलती रहेगी। मुख्य बात है सत्ता मिलती है या सत्ता नहीं मिलती। सत्ता विहीन एमपी और सत्ता सहित एमपी में 1 और 1000 का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं आगे बढ़ूं, एनालिसिस करूं नरेंद्र मोदी की जनपत्रिका का, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे मुंह से अगर आप ज्योतिषी एनालिसिस लगातार सुनना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, ईमानदार ज्योतिष चाहते हैं, कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु का कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बटन को दबाइए, घंटी दबाइए और हमारे हो जाइए। इससे यह होगा कि जब भी आपको हम कोई वीडियो डालेंगे आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। आइए अब नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्रिका पर अपन आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक लग्न की उनकी जन्मपत्रिका है। यह ऑथेंटिक है मेरे पास, क्योंकि इस देश में उनके सबसे खास लोगों में से एक ने मुझे लाके दी थी और उनका मेरे से नित्य का परिचय है। इसीलिए 2014 में जब वो शासन में आए थे,
के शासन में आने से बहुत पहले ही मैंने देश की सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष पत्रिका ज्योतिष मंथन, जो कि मेरी अपनी है, उसमें यह लेख प्रकाशित कर दिया था कि नरेंद्र मोदी अपने साथियों के साथ बहुमत लेकर आएंगे और अब प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भविष्यवाणी पढ़ भी ली थी और मेरे पास धन्यवाद भी पहुंचा था। पहुंचाने वाले थे ओम जी माथुर, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रमुख पद पर हैं। वृश्चिक लग्न की उनकी जन्म पत्रिका है। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म है। उनकी जन्म पत्रिका में उनके जो ग्रहों का षडबल है शानदार है, बहुत संतुलित है और उनका औसत भी बहुत ऊंचा है। मैं पढ़ के सुनाता हूं उनका षडबल। 1.00 के मुकाबले सूर्य 1.41, चंद्रमा 1.09, मंगल 1.31, बुध 1.26, गुरु 1.23, शुक्र 1.09 और शनि 1.39। इन सब का षडबल मिलाकर एक एवरेज व्यक्ति के मुकाबले उनका षडबल बहुत ऊंचा है। इनके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की जा सकती थी कि यह व्यक्ति एक दिन महान बनेगा, देश में बहुत ऊंचा उठेगा। हम 2 या 3 ग्रहों का षडबल 1.25 रूप बल या उसको 60 से गुणा करके कला बल में बदल सकते हो, यानी कि 75 कला बल से ऊपर अगर किसी ग्रह का षडबल हो गया तो व्यक्ति देश में प्रसिद्ध होने की काबिलियत रखता है। धनी हो जाए या महान हो जाए, सब चीजें तो एक साथ नहीं मिलती। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कितना ही उच्च कोटि का राजयोग है। नरेंद्र मोदी टाटा बिरला नहीं बन सकते और टाटा बिरला नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, परंतु देश के सम्राट के सामने सब सिर झुकाते हैं। उसमें ईश्वर का अंश होता है। संत और सम्राट में ईश्वर का अंश होता है। वो व्यक्ति पाराशर जी के अनुसार उनमें परमात्मांश औसत मनुष्यों से बहुत अधिक होता है। वो सही निर्णय करें या गलत करें, वो सब ईश्वरीय आदेश से होता है। मैं उन ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स में हूं जो ये मानता है कि संतों में और राजा में ईश्वरीय अंश अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। उनके मुंह से जो बात निकलती है, चाहे किसी को इनाम दें चाहे किसी को दंड दें, ईश्वरीय न्याय होता है, सूर्य के माफिक। भगवान सूर्य सबको समान रूप से धूप देते हैं। एक लॉन में जाइए, कोई घास तो प्राण ऊर्जा पा लेती है सूर्य से और कोई घास जल जाती है। सूर्य सबको न्याय देते हैं। ये उसका कर्म बल है उस जीव का, चाहे वनस्पति का, कि वो मर जाए या वो जी जाए। यही स्थिति संत और सम्राट की है। उनके द्वारा जो न्याय होता है वो ईश्वर प्रेरित होता है। इसलिए देश के इतिहास को बदलने वाली घटनाएं लेकर आने वाले ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सम्राट साधारण व्यक्ति नहीं होते। देश में अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो राजाओं के माध्यम से ईश्वर कराते हैं। मैं ये मानने वाला हूं कि देश का कोई पुण्य कर्म उदय हुआ है, जो ऐसे लोग शासन में हैं जिनकी वजह से वह सब जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कहीं ना कहीं अन्याय में लिप्त थे, जो जनता के धन का अपहरण करते थे, उनको दंड मिला और करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को सुख मिला। तो अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर, जिसकी लग्न में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, चौथे भाव में वक्री गुरु हैं, पांचवें भाव में राहु हैं, दशम भाव में शुक्र और शनि हैं, 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु हैं। एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। और इस समय वो मंगल की महादशा और शनि की अंतरदशा में चल रहे हैं। उनको सूक्ष्म दशा और प्राण दशा राहु की शुरू हुई है। किस तारीख से? 4 जून की। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इसी दिन अमित शाह भी राहु के प्रभाव में आ गए हैं। तो क्या मैं यह घोषणा करने वाला हूं कि राहु ने ही
नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर दी हैं। मैं इस पर आने से पहले आपको बताता हूं, यह मानना बिल्कुल गलत होगा कि यह एंटी इनकम्बेंसी है। निश्चित रूप से एनडीए की लहर देश में थी। उन राज्यों में मार खा गए जहां जातिगत समीकरण उभर कर आए, पर कई राज्यों में अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लेके आए हैं, पूर्ण बहुमत के साथ निर्विवाद, तो मान के चलना कि लहर तो थी, केवल देश के कुछ हिस्से में नहीं थी। और वहां जो भी संधियां हुई हैं जिन लोगों के बीच में, वो जाति के आधार पर ही हुई हैं। और एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग जो पोषित भी था, वो देश की सत्ता के खिलाफ काम कर रहा था। उनके प्रेरणा स्रोत देश के अंदर भी थे और उनके बाहर भी थे। अगर सरकारी सूत्रों की माने, जैसे कि कहते रहें, तो इन सब के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हैं। हमें उसमें नहीं पढ़ना, यह बात सत्य भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, पर जैसा सुना जाता है वैसा कहा भी जाता है। देश की जनता और सरकार तय करेंगे कि ऐसा था या नहीं था। हम पुनः इस जनपत्रिका की उस सबसे बड़ी खासियत पर आते हैं जिसके कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से लेकर आज तक विशेष बने रहे। इनके केंद्र स्थान में लग्न में 2 ग्रह, चौथे भाव में 1 ग्रह और दशम भाव में 2 ग्रह, 5 ग्रह। केंद्र में 5 ग्रह और छठा ग्रह राहु केंद्र से त्रिकोण में। 6 ग्रहों का केंद्र त्रिकोण का संबंध असाधारण शक्ति प्रदाता है। और जो सबसे विशेष योग है उनके चंद्रमा का नीच भंग राजयोग। मंगल और चंद्रमा एक साथ हैं। इस समय देश पर शासन करने वाले वर्ग में बहुतायत उन लोगों की है जिनके नीच राशि के चंद्रमा हैं और नीच भंग राजयोग मौजूद है। नरेंद्र मोदी उसके सबसे शानदार उदाहरण है। नीच भंग होने पर योग बनाने वाले ग्रहों की जब दशाएं आती हैं तो वो पूरा फल देते हैं। ग्रहों के बारे में ये कहा जाता है कि ग्रह अपनी दिशा में ले जाते हैं, अपनी दशा में ही फल प्रदान करते हैं और अपने विषयों से लाभ देते हैं। अगर नीच भंग राजयोग है किसी ग्रह से तो वो राजयोग देगा। नतीजा साफ है। चंद्रमा की महादशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए और 10 साल सत्ता भोगने के बाद ये मुख्यमंत्री पद के अलावा और अब मंगल महादशा में चल रहे हैं। चूंकि मंगल भी नीच भंग राजयोग देने वाले ग्रह हैं, इसलिए वो शासन में और पुनः शासन में आ गए। अब जो भी षड्यंत्र उनके आसपास चल रहे हैं, जो भी मैनिपुलेशंस चल रहे हैं, जो भी बार्गेनिंग चल रही हैं, उनमें बहुत बड़ी कीमत इसलिए चुकानी पड़ेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगल महादशा में शनि अंतर्दशा और राहु प्रत्यंतर चल रहा है और ये राहु 14 जून तक हैं। प्रधानमंत्री उससे पहले ही शपथ लेंगे, इसलिए उनके साथ राजनीतिक दलों द्वारा जो बार्गेनिंग की जाएगी, मैं उसको ब्लैकमेलिंग नहीं कहूंगा, बार्गेनिंग या शर्त लगाना और उसको मनवाना उनका अधिकार है। यदि 14 जून से पहले शपथ ली गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोगी दलों की बहुत बड़ी बड़ी मांगें मंजूर करना पड़ेगा। यदि ये किसी तरह से शपथ ग्रहण को 14 जून के बाद आगे टालने में सफल हो जाएं, तो विश्वास करिए नरेंद्र मोदी को इतनी ज्यादा शर्तें नहीं मानने पड़ेंगी, पर यह मुझको संभव नहीं लगता। उनके जन्म लग्न और चंद्र लग्न एक ही है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि 16 तरह के वर्ग हैं, 16 तरह की कुंडलियां हैं। अगर जन्म लग्न के अलावा एक वर्ग कुंडली भी उसी लग्न की होगी जो कि जन्म लग्न है, तो वह जन्मपत्रिका कई गुना शक्तिशाली उठती है। नरेंद्र मोदी जी की जन्म लग्न और चंद्र लग्न तो एक है ही है, और उसमें भी एक विशेष
जो गजकेसरी योग है, जो चंद्रमा से चतुर्थों में बृहस्पति हैं, और एक शुक्र केसरी योग है, जो यह शब्द तो मैंने इस्तेमाल किया है शुक्र केसरी, क्योंकि जितना शक्तिशाली गजकेसरी योग है उतना ही शक्तिशाली शुक्र केसरी योग है। जब चंद्रमा से केंद्र में शुक्र होते हैं तो उतने शक्तिशाली उठते हैं जितने की बृहस्पति। और नरेंद्र मोदी की जन्मपत्रिका में चंद्रमा और लग्न से बृहस्पति और शुक्र दोनों ही केंद्र में हैं, शक्तिशाली स्थिति में। इनकी जन्मपत्रिका इस कारण से अन्य व्यक्तियों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। इनकी जन्मपत्रिका में बहुत बड़ा धन योग है। सूर्य, बुध और केतु, कन्या के बुध, कन्या के सूर्य, कन्या के केतु कहां है? लाभ भाव में। क्या नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा धन कमाने वाले हैं, बहुत बड़ा व्यवसाय करने वाले हैं? क्या उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है? हम सब जानते हैं कई विदेशी संस्थाओं ने इनके घर बार सारे नाप लिए थे, अन्ना हजारे के भी। अब जिसकी कुटिया में लोटा थाली मिले उसका संस्थाएं क्या कर लेंगी, चाहे विदेशी हो चाहे अंदरूनी हो। नरेंद्र मोदी क्या लेकर जाएंगे? कोई संग्रह की स्थिति नहीं है उनकी, कुछ जमा नहीं करेंगे, किसी संतान पत्नी को छोड़कर नहीं जाएंगे, पर धन योग तो है, बहुत बड़ा धन योग है। क्या हम ये मान लें कि उनकी जन्मपत्रिका ही देश की जन्मपत्रिका की तरह काम कर रही है, और जो अपार धन लाभ होना है वो इस देश की, भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत ऊंचा ले जाने वाला है? यकीनन यही बात है। उनकी जन्मपत्रिका का धनयोग राष्ट्र के धनयोग में परिवर्तित हो गया है, और जो हमारी इकोनॉमी 2014 के मुकाबले 10वें 11वें स्थान से उठकर और यहां तक आ गई है 5वें स्थान पर, और ये दावा करते हैं कि अगले साल 2 साल में विश्व में 3रे नंबर पर आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, देश की समृद्धि बढ़ेगी, देश के उद्योग बढ़ेंगे, देश की जनता का सुख बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, यह सब संभव लगता है। अब तक हो रहा है, आगे भी होगा। आगे हम ये विश्लेषण करने वाले हैं कि कुछ अच्छे योगों के साथ क्या वो प्रधानमंत्री पद पर आ जाएंगे, बने रहेंगे, या उनका राजनीतिक भविष्य क्या है। ये बड़े रोचक विषय हो सकता है कि दोनों प्रसिद्ध जोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की, इस देश में कुछ जोड़ियां बहुत प्रसिद्ध रही हैं। हमको लाल कृष्ण आडवाणी जी और वाजपेयी जी की जोड़ी का स्मरण सदा रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध थी भारतीय जनता पार्टी में। समन्वय का शानदार काम इन्होंने एक दूसरे के साथ किया और दोनों अप्रतिम सम्मान के अधिकारी बने। आज भी आडवाणी जी का नाम लेते हैं विरोधी भी तो सम्मान से सिर झुक जाता है कि उन्होंने किस दर्जे की, क्वालिटी की राजनीति की है। पर मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है कि नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कमाल का काम किया है और भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर बहुत दमदारी के साथ स्थापित किया। मुझे आश्चर्य जब होता है कि जब मैं इनका मैचिंग चार्ट, जैसे हम पति पत्नी का मिलाते हैं, लड़का लड़के के मिलाते हैं, मैं आपकी जिज्ञासा बढ़ा देता हूं। इनका मैचिंग चार्ट खोल के घोर आश्चर्य है कि मैचिंग चार्ट मेल नहीं खाता है। गुण कुल मिलाकर 17.5 मिलते हैं। नाड़ी दोष है, भकुट दोष है। वाह, फिर कैसे पटी? ऐसी पटी कि जैसे किसी की नहीं पटी। कोई एक दिन का साथ नहीं है। इतने बरस गुजरात में और इतने बरस दिल्ली में जिंदगी बीत गई, प्रभावी जिंदगी बीत गई। बहुत कमाल की बात है। भकुट दोष और नाड़ी दोष हो
लड़का और लड़की के बीच में तो हम लोग बहुत चिंता करते हैं ज्योतिषी लोग। उसका एक ही आधार है, अगर बच जाए तो, कि अगर चंद्र स्वामी मित्र हों, चंद्र राशि के स्वामी मित्र हों, तो इन दोषों का निवारण काफी कुछ हम लोग मान लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के वृश्चिक का चंद्रमा है। आप जानना चाहेंगे अमित शाह जी का चंद्रमा कहां है? मंगल की ही दूसरी राशि मेष में। मैचिंग चार्ट के तमाम दोषों का निवारण इस एक बात से हो गया है कि दोनों के चंद्र राशि के स्वामी मंगल हैं। ओहो हो। और मंगल इन दोनों की जिंदगी में, अमित शाह की मंगल का षडबल 1.51 है। वो इतने किलर इंस्टिंक्ट, इतने कमाल की है जो शासकों में देखने को नहीं मिलती। उनको कुछ निर्णय कराने थे, एक अच्छा मंत्रालय छोड़कर गृह मंत्री हो गए। क्यों? दूरदृष्टि थी, उनको कुछ निर्णय लेने थे, लेवाने थे। वो मंगल से प्रभावित थे, मंगल के काम उन्होंने किए। जितने भी प्रोसिक्यूशन इस दरमियान हुए हैं, पाकिस्तान की घेराबंदी जिस ढंग से की गई है, कश्मीर में जिस ढंग से मैटर को उठाया गया है, वो मंगल ग्रह के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये दोनों तो जैसे मंगल के पुत्र हों, जैसे मंगल ग्रह ने इनको साक्षात धरती पर कुछ बना के भेजा हो। एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ ऐसे ही नहीं होता। जिंदगी बीत गई हमको ज्योतिष करते हुए, और हम ये समझे हैं कि ये लोग मंगल से उद्भूत हैं, मंगल के निर्णय ले रहे हैं और जान जोखिम में डालकर काम में लेते हैं। प्रशंसा तब निकलती है जब देशों के कुछ राजनीतिज्ञों को इन्होंने नुकसान कर दिया हो। पर हम ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि देश के करोड़ों लोगों को इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए और शेर की तरह रहते हैं, शेर की तरह गरजते हैं। तकलीफ कौन पाते हैं? जो अंदर से कहीं ना कहीं गलतियों के पुतले हैं, मिथ्याचार में लिप्त हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम ज्योतिषी हैं, हम नपुंसक नहीं हैं। भविष्यवाणी करना हमारा कर्म है। हमें किसी राजा से, किसी शासक से, किसी सेनापति से डर नहीं लगता। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह जोड़ी जो आई है उन लोगों को पीड़ा दे रही है जो अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। क्यों? कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो जनता के हित में नहीं है। नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि इस देश के लोग ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं। आइए फिर दशाक्रम पर और चीजों पर। शनिदेव चतुर्थेश दशम में हैं नरेंद्र मोदी जी के। अगर ये चुनाव 1 मई से पहले होते, जब बृहस्पति मेष राशि में ही थे, मई में चुनाव पहले भी हुए, प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण मई में नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा पहले भी लिया ही है। ये एक ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिक भूल रही है। अगर मेष राशि में रहते हुए ही ये चुनाव होते तो यह नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्रिका के 6ठे भाव में होते और बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर होती। कोई ताकत नहीं थी कि इनके सांसदों में कमी आ जाए। या तो ये लोग अति विश्वास में, या ये लोग कार्यभार से त्रस्त होकर, या चुनाव आयोग की असमर्थता के कारण, या किसी ज्योतिषी की सलाह के कारण ये गलती कर बैठे हैं। अगर मेष राशि में रहते हुए बृहस्पति चुनाव लड़े जाते तो नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत के साथ चुन कर आते। अब चंद्र लग्न और जन्म लग्न से सप्तम भाव में बृहस्पति चल रहे हैं। इस 1 वर्ष में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और बिना बाधा के कंटिन्यू करते हैं, उस बात पर हम डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि कोई पेज है।
तो नरेंद्र मोदी जी के लाभ भाव को बृहस्पति देखेंगे। मैं ये मानने वाले में हूं कि इस समय अगर नरेंद्र मोदी को आर्थिक लाभ होता है तो वह देश का आर्थिक लाभ होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति के जो लक्ष्य इन्होंने तय किए हैं 2027-28 तक, उसका आधा भाग अगले 1 वर्ष में यानी मई 2025 से पहले पहले प्राप्त हो जाएगा। मैं एक तरह से यह कह रहा हूं, देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा सुधरने वाली है। यह सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है, परंतु भारत बहुत तेजी से छलांग लाके आगे बढ़ जाएगा और देश की आर्थिक व्यवस्था में चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 2025 के पहली तिमाही जब बीतने की होगी उसके आसपास, तो नरेंद्र मोदी के चौथे भाव पर दृष्टिपात करेंगे। चौथे भाव का मतलब जमीन मकान। क्या नरेंद्र मोदी मकान बनाने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी फार्म हाउस बनाने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी अपनी जागीर खड़ी करने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी अपने गृहस्थान में जाकर बस जाएंगे? भूल जाइए, यह व्यक्ति वह नहीं है जो अपने लिए जागीर खड़ी करेगा। यह निश्चित रूप से देश की जागीर बढ़ने वाली घटना आएगी। मिथुन राशि के बृहस्पति जो कि मार्च अप्रैल 2025 से लेके मार्च अप्रैल 2026 के बीच में देश की जागीर बढ़ने का क्या मतलब है? देश के सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन होंगे। याद रखिए, कोई बहुत बड़ी घटना आने वाली है। अभी कुछ महीने शेष हैं, एकदम से नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे उसी ओर बढ़ेंगे। आसपास के किन देशों पर असर पड़ेगा तो मैं इशारा तो कर देता हूं, पर उसके विश्लेषण के लिए एक अलग से वीडियो आपको भेजूंगा। शर्त यही है, आज ही सब्सक्राइब करें, आज ही लाइक करें, बटन दबाना नहीं भूलें और अगले वीडियो की इंतजार करते रहें। बांग्लादेश के साथ सीमाओं का पुनर्निर्धारण, चीन के साथ सीमाओं का पुनर्निर्धारण या विवादों की शांति, पीओके और भी कुछ। अब तिब्बत भी शामिल है, अक्साई चीन भी शामिल है और पीओके का वह हिस्सा भी और भारत की वह जमीन भी जिसे चीन सरकार को लगभग गिफ्ट कर दिया गया था या कब्जा होने दिया गया था और यह कह दिया गया था कि ये तो बंजर जमीन है, हमारे किस काम की। कुछ गलतियां तो हुई हैं देश के शासकों से। अब मैं वो ज्योतिष का निचोड़ बोल रहा हूं जिसके कारण नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को नुकसान हुआ है। 3-4 मुद्दे हैं। राहु अत्यंत प्रभावी है। उनका जो पद स्थान है उसमें राहु बैठे हैं जन्म के समय और आज की तारीख में भी गोचर में ट्रांजिट कर रहे हैं राहु उनके पंचम भाव से। जिसके भी पंचम भाव को राहु ने प्रभावित किया है उसके पद हानि, पदच्युति या स्टेटस लॉस या संतान हानि देखने को ही मिलती है। एक टॉपर होता है ना 90% वाला, उसके 2% भी कम होते हैं ना तो उसकी दुनिया ऊंची नीचे हो जाती है और 36% वाले के 10-20% ऊपर नीचे हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी आज बेहद चिंतित इसलिए हैं कि वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, देश का चौथा स्तंभ और देश की संवैधानिक संस्थाओं में सुधार लाने के जिस कार्यक्रम पर जबरदस्त बहुमत चाहते थे वो अब संभव नहीं रहा है। ये इच्छा उनके मन में ही रह जाएगी। फिर भी वो कुछ ना कुछ करेंगे, परंतु जिन संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए, उनमें संशोधन के लिए, उनके व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन के लिए उनको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती, वह अब नहीं मिलेगा। इतनी बाधाओं के साथ कैसे काम करेंगे? पर हम इस सरकार के उस कार्य कौशल को जानते हैं कि
कश्मीर के कानून या सीएए के कानून में उन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ राज्यसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया था। उसकी अंतर्कथा बहुत विचित्र है कि उसमें कैसे इन्होंने कांग्रेस को, ये तो नहीं कहूंगा मूर्ख बनाया, पर रणनीति से हराया। वो आप किस्सा अलग से पढ़ लीजिए, जान लीजिए। अभी मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के हाथ बंध गए हैं, उनका संकल्प बहुत ऊंचा है, राष्ट्र कल्याण के लिए वो जी रहे हैं, वो कोई संपत्ति जमा नहीं करने वाले, उनकी मृत्यु के बाद कोई उनका वारिस उनकी संपत्ति के लिए रोने वाला नहीं है। जो गिफ्ट उन्हें मिली उसको बेच बाच के उन्होंने सरकारी खजानों में जमा करा दिया, ये लोगों में बांट दिया है। इसलिए इस तरह के आरोप जो लगाने वाले हैं वो तो लगा ही नहीं पाए आज तक। जिन लोगों को नरेंद्र मोदी जी वंशवाद का प्रवक्ता मानते हैं, वो लगभग सारे ही घराने तो हैं जो आज सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कोई भी तो अछूता नहीं है। पर एक आध ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी संतानों को आगे प्रमोट नहीं किया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी खुलकर काम करना नहीं छोड़ेंगे। और देश में इस समय उनसे बड़ा और अमित शाह से बड़ा कोई कूटनीतिक राजनेता नहीं है। तो इसलिए मैं उस विश्लेषण पर आ रहा हूं कि उनके कारण के जो वास्तविक कारण है, जो पराजय के ज्योतिषी कारण क्या है, सुनिए। चतुर्थ भाव में है शनि। इस समय जब चुनावों की घोषणा हुई, चुनाव रिजल्ट खुले, चार जून जब राजनीतिक दलों को यह ज्ञान हुआ कि उनके कितने सांसद चुन के आए हैं, तो शनि उनको बहुत ज्यादा समर्थन नहीं कर रहे थे। इसलिए नहीं कर रहे थे कि चाहे कितना ही कह लें कि वृश्चिक लग्न के लिए शनि स्वराशि के हैं, चतुर्थ भाव में, इसलिए चौथी यानी लघु कल्याणी या ढैया का असर नहीं होगा। नो, शनि की ढैया या साढ़े साथी चाहे इतना सही असर छोड़ती तो है ही है। यह जरूर है कि चौथे भाव में बैठे शनि उनके छठे भाव को देखकर शत्रु हंता योग बना रहे थे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे की भी है, पर वो विजय छोटी हो गई है। परंतु मैं स्पष्ट रूप से घोषणा कर सकता हूं कि लघु कल्याणी या चंद्रमा या लग्न से चौथे आठवें शनि परिणाम देते ही है। तो ये लघु कल्याणी उनको लागू थी, उसका एक आंशिक दुष्परिणाम उनको मिला है। नंबर 2, राहु उनके चौथे भाव को छोड़ के पांचवें में है गोचरवश। तो शनि ने चौथा भाव संभाल लिया, पांचवें भाव में राहु है। राहु इतने प्रभावी है इस समय कि उनकी सूक्ष्म दशा प्राण दशाओं में भी जिस दिन मतगणना हुई उस दिन दोनों के, अमित शाह जी के भी और नरेंद्र मोदी जी के भी, राहु दशाक्रम में भी प्रभावित थे और गोचर में भी प्रभावित थे। अमित शाह जी के अगर सातवें भाव से राहु गोचर कर रहे हैं तो इसका यह भी अर्थ है कि कई साथियों ने साथ छोड़ दिया है और धोखा मिला है। राहु विश्वमन, धोखा, फरेब, चीटिंग, मैनिपुलेशन के स्वामी हैं। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा कुछ लोगों ने किया है, अंदर के लोगों ने भी और बाहर के लोगों ने। अंदर के लोगों ने नासमझी में किया है, बाहर के लोगों ने जानबूझ के किया। इस राजनीतिक गणित को ये परास्त नहीं कर सके, मिथ्या भ्रम में रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और ये नुकसान उनको हो गया। एक जो सबसे बड़ी बात थी कि इनका सातवां भाव इस समय बिगड़ा हुआ है। जन्म लग्न से सातवें भाव में, आज की तारीख में बता रहा हूं, जब ये इंटरव्यू में 5 तारीख को रिकॉर्ड करा रहा हूं दोपहर बाद, कि सूर्य, चंद्रमा, बुध,
गुरु और शुक्र इनके राशि से 7वें भाव में हैं, केतु से दुष्ट हैं। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। 7वें भाव में इतने ग्रहों का होना नुकसानदायक है। इनमें से कई ग्रह वक्री और अस्त हैं। शनि अस्त हैं, बुध अस्त हैं, बृहस्पति वक्री हैं। बृहस्पति बेशक उदय हो गए हों, इनके जन्मकाल की बता रहा हूं, आज की तारीख में बृहस्पति बेशक उदय हो गए हों, पर शुक्र अभी अस्त हैं। नरेंद्र मोदी के सबसे उच्च कोटि का रोज राजयोग बनाने वाले ग्रह बुध, गुरु और शुक्र ही हैं। चंद्रमा से दोनों केंद्र में हैं। गज केसरी योग और शुक्र केसरी योग इनको है, पर उनको जीवन की सबसे बड़ी सफलता जिन ग्रहों ने दी है, जो सबसे बड़ा राजयोग बनाया है, वो दोनों ही ग्रह अस्त हैं। बृहस्पति 3 तारीख के बाद उदय हो गए, पर हम तो अपना परिणाम दे चुके हैं, इसलिए वो नुकसान देना बंद कर देंगे। परंतु आगे इनको संभालने की बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र अकेले इनको इतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो ऐसे विश्लेषण होते रहेंगे। हम अब आगे के लिए आते हैं कि क्या होगा। बहुत मैनिपुलेशंस होंगे, बहुत बार्गेनिंग होगी, बहुत षड्यंत्र होंगे। उनको सत्ता से विमुख करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें बरकरार हैं, जारी हैं। बहुत बड़ा पैसा भी खर्च हुआ बताया, ऐसा कई चैनलों में हमने सुना पड़ा है। परंतु आज की तारीख में उनके लग्न से 6ठे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। वह मंगल जो उनके दशानाथ हैं, वह मंगल जो उनके नीचभंग राजयोग के स्वामी हैं, वह मंगल जो उनकी गणित को सुधारना चाहते हैं, मेष राशि के होकर उनके 6ठे भाव में बैठे हैं और उनके लग्न को देख रहे हैं, जो उनके अपार मनोबल और उनकी स्थिति को सुरक्षित बनाए रखते हैं और उनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। मंगल न केवल मेष राशि में होकर उनके 6ठे भाव में बैठे हैं, बल्कि आज की तारीख में गोचर में वर्गोत्तम है। आज की तारीख में बृहस्पति उदय होकर मीन राशि में आ गए हैं और मैं ये घोषणा कर सकता हूं कि जिस राहु ने 5वें भाव में होकर उनके साथ धोखा फरेब कराया है, उस राहु के प्रभाव को मीन राशि के बृहस्पति ने नवांश कुंडली में आकर शांत कर दिया है। इसको मैं रिपीट करता हूं कि मेष राशि के मंगल उनके 6ठे भाव में बैठे हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनकी लग्न को देख रहे हैं। यानी महादशानाथ जिसने उनको जीवन का सबसे बड़ा राजयोग दे रखा है, नीचभंग होके या राशिनाथ होकर, वो 6ठे भाव में बैठकर उनकी लग्न पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जो कि उनकी अपनी राशि है। यानी नरेंद्र मोदी को मंगल देवता हारने नहीं देंगे और बृहस्पति ने जो नुकसान दिया है उसको संभालने की चेष्टा करेंगे। तो इनकी पोजीशन आगे सुधरने वाली है, ये अकेले बृहस्पति और मंगल तय कर देंगे। तो अभी तो मैं ये घोषणा कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और जोड़ तोड़ में भी महारत अमित शाह जी हासिल कर लेंगे। और जिन लोगों ने इनको सरकार से अपदस्थ करने की योजना बनाई है वो निराश होंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मुझे एक दिन की चिंता जरूर रहेगी कि जिस मीन राशि के राहु ने उनको तकलीफ दी है, मेरा सारा एनालिसिस इस राहु पर आधारित है, क्योंकि राहु के प्रतिनिधि जो वोटर्स में हैं, उन्होंने ही उनको वोट नहीं दिए हैं। शनि और राहु के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिए हैं, उनके विरुद्ध वोट दिए हैं। और जिस वर्ग को, जो बृहस्पति और शुक्र के वर्ग हैं, वो अस्त होने के कारण वो वोट देने पहुंचे नहीं हैं। परंतु थोड़े दिन में ये उदय हो जाएंगे। बृहस्पति उदय हो चुके हैं, शुक्र उदय होने वाले हैं और वही वर्ग अब अपनी गलतियां मानते हुए, उनको मन में ग्लानि हो रही होगी, उनके मन में नरेंद्र मोदी के लिए फिर से सदिच्छा
जन्म लेगी। उनको अफसोस होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, और वो लोग नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए, अब चुनाव तो होंगे नहीं, पर किस रूप में आएंगे ये मैं नहीं कह सकता। पर आज मैं ये कह सकता हूं कि यदि 1 महीने के अंदर दोबारा चुनाव हो जाएं, तो बृहस्पति शुक्र के अस्त होने के कारण जिन वर्गों ने वोट नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी को, वो पूरा बहुमत देंगे और नरेंद्र मोदी 400 पार कर सकते हैं। अभी तो बृहस्पति शुक्र अस्त होने के कारण, शनि की ढैया के कारण और राहु के पंचम भाव में गोचर करने के कारण नरेंद्र मोदी को इतना स्पष्ट जनादेश नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। परंतु अगर चुनाव 1 महीने पहले होते, 2 महीने पहले होते या 1 महीने बाद होते, तो वो 400 पार हो सकते थे। मैंने इसलिए अपनी भविष्यवाणियों में 400 का नाम नहीं लिया। अब ले रहा हूं कि जो गलती हो गई, अब दोबारा चुनाव तो होने नहीं, पर जनता अब कैसे नरेंद्र मोदी को समर्थन देगी ये देखने की बात है। पर एक तारीख का उल्लेख मैं जरूर करना चाहता हूं, वो तारीख है 30 मार्च 2025। उस दिन 6 ग्रह मीन राशि में रहेंगे। वही मीन राशि जिसके कारण नरेंद्र मोदी को धोखा हुआ है और वहां राहु बैठे हुए हैं, उस दिन वहां 6 ग्रह बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी के पंचम भाव में होने से उनके मन में पद से पलायन की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। ये बहुत तकनीकी बात है कि षड्ग्रही योग, वो भी मीन राशि में 6ठे भाव में, कहीं ऐसा नहीं करे कि नरेंद्र मोदी के मन में ये इच्छा उत्पन्न कर दे कि सब कुछ छोड़ के चलो और टोपी किसी और के सिर पे पहना दो। ये खतरा बना हुआ है। देश भर के ज्योतिषियों ने 2026 कठिन बताया है नरेंद्र मोदी के लिए। कोई कहता है अमित शाह को छोड़ दें, कोई कहेंगे योगी जी को दे देंगे। नहीं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ये घटना तो एक बार 2025 में ही आएगी, जब 30 मार्च 2025 के दिन 6 ग्रह मीन राशि में होंगे। उससे महीना भर पहले और उससे महीना भर बाद की घटनाओं पर निगाह रखिए। हम इस बारे में फिर से नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।